हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार संदीप आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारे एग्ज़ाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही हमारे जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज बात करते हैं। आज हम इतिहास को स्टार्ट करेंगे या हम कह सकते हैं हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं इतिहास होता क्या है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। हम बात करें इतिहास क्या होता है, तो इतिहास के अंतर्गत एक ऐसे विषय का हम अध्ययन करते हैं जिसमें अब तक सारी घटित घटनाओं का एक कालक्रम अनुसार वर्णन किया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं हम उन घटनाओं का एक टाइम पीरियड के साथ साथ उनको सीक्वेंस में रखकर हम अध्ययन करते हैं जो कि हमारे पूर्वजों के सामने घटित हुई हैं या फिर हमारे पूर्वज उन घटनाओं में क्या रहे हैं, शामिल रहे हैं। तो इसी प्रकार हम अध्ययन करते हैं इतिहास का। तो हम आपको बता दें उन घटनाओं में, जैसे हम बात करें घटनाओं को लेकर हम बात करें तो घटनाओं में हमारे जो पूर्वज या शामिल रहे हैं उनमें या फिर उन्होंने देखी हैं वो घटनाएं ऐसी घटित हुई थी जिसमें हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण तक त्याग दिए थे। और उन सारी घटनाएं हुई और घटना के साथ साथ जैसे युद्ध भी हुए और बहुत सारे युद्ध हुए, भुखमरी आई। हमारा यानी कि जो हमारे पूर्वजों का जीवन है वो एक लंबे टाइम पीरियड तक बहुत बुरी कंडीशन में व्यतीत हुआ और उस कंडीशन से उबरने के लिए क्रांतिकारियों ने और हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रयास किया और इसके बाद जाके कहीं जाकर एक अच्छा टाइम आया, यानी हम कह सकते हैं हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर जाके आज हम स्वतंत्र हो पाए। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। इन सारी चीज़ों को कोई एक विशेष व्यक्ति तो नहीं बता सकता है। तो उन सारी चीज़ों को हमें पता होने के लिए इस सब्जेक्ट को रखा गया, इतिहास को रखा गया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया। तो बस उसका मेन कारण यही है कि इन सारी चीज़ों को हम पढ़ें और हम जानें कि किस प्रकार हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने संघर्ष किया है और जीवन को यहाँ तक वो लेके आए हैं। तो आइए हम इन्हीं चीज़ों को एक कहानी के रूप में फिर होकर पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार संघर्ष किया है। तो आइए हम चलते हैं, अपनी बात को मैं स्टार्ट करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्या, इतिहास, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ये आप जानते भी होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस इतिहास शब्द का मीनिंग बता दूं। तो इतिहास शब्द का मीनिंग क्या होता है, अतीत का अध्ययन। क्या होता है, अतीत का अध्ययन। ठीक, यानी कि हम अतीत का अध्ययन करते हैं किस इतिहास में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कल घटित हमारा अतीत था उसको हम दोहराना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास का मीनिंग क्या है, अतीत का अध्ययन। हम बताएं आपको इस हिस्ट्री शब्द का भी एक मीनिंग है जिसका अर्थ है क्या, बुनना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पूर्वजों के टाइम पीरियड में जो घटित घटनाएं हुई हैं उसको हम एक कालक्रम अनुसार बुनकर ही पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास का मीनिंग हुआ अतीत का अध्ययन और हिस्ट्री का मीनिंग हुआ बुनना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ सकता है कि इतिहास के जनक कौन हैं। तो इतिहास के जनक हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास को हम तीन फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि इतिहास को हम मेन रूप से तीन प्रकार से बांटा गया है और उन्हीं तीनों प्रकारों में जो सारी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हम पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, उन सारी घटनाओं को हम एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। अगर आप इतिहास को कहानी के रूप में पढ़ते हैं और मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपसे जो बनने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में वो आप बिल्कुल पूर्णतः बना पाएंगे। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ों को एक कहानी के रूप में फिर होके पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको कहानी में शॉर्टेड नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर हम आपको कहानी में शॉर्टेड पढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट पढ़ा देंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहानी में कौन सा शासक आया, उसने कितने टाइम राज किया, उसकी मृत्यु कौन हुई, इसके बाद नेक्स्ट शासक कौन बना। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल मैं शॉर्टेड नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो की लेंथ जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगी, पर मैं आपको दावा करता हूँ अगर आप मेरे साथ इतिहास पढ़ते हैं जिस प्रकार से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरी एक कहानी के फॉर्म में एक पिक्चर सी नजर आएगी पढ़ते हुए कि हाँ वास्तव में ऐसा ऐसा हमारे पूर्वजों के टाइम रहा होगा या फिर ऐसा ऐसा हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया होगा। तो आप मेरे साथ पढ़िएगा तो एक आपको
कुछ नहीं तो एग्जाम के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा, साथ ही आपकी जानकारी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा कि जो हमें आज़ादी मिली है वो ऐसी विरासत में नहीं मिल गई है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने इस पर संघर्ष किया है, बलिदान दिया है। तो आइए हम चलते हैं, उन सारी घटनाओं को पढ़ेंगे। तो हम बता रहे थे आपको, हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। तो आइए हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें ही हम विश्व का इतिहास भी कवर कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा पार्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मेन रूप से हम प्राचीन भारत का इतिहास ही पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास। तो मेन रूप से हम इन 3 पार्टों में इतिहास को बांट लेते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम बात करें सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में था क्या, इसमें हम एक तो विश्व का इतिहास भी पढ़ लेते हैं, साथ साथ ही हम पाषाण काल या जिसे हम पत्थर का काल कहते हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो स्टार्ट होता है वहां से होता है जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, नहीं कोई साधन था रहने के लिए, ना कोई खान पीन के लिए कोई अनाज था। तो किस प्रकार मनुष्य ने सर्वाइव किया अपने आप को, और वह आगे आगे विकास की तरफ कैसे बढ़ा, उन सारी घटनाओं को हम इसमें पढ़ते हैं। किसमें? प्राचीन भारत का इतिहास में। जैसे कि मनुष्य आगे बढ़ा, फिर कबीलों का निर्माण हुआ, उन कबीलों के सरदार बने, फिर वो गांव बन गए, और फिर इस तरह वो हल्के हल्के एक साम्राज्य में बढ़ गए। जैसे और उन साम्राज्यों पर कुछ उच्च वर्ग के लोग या फिर हम कह सकते हैं कुछ उच्च वंश के लोग शासन करने लगे, जिन्हें हम शासक कहा करते थे या फिर राजा कहा करते थे। तो ये जो सारी घटनाएं जो मैंने आपको बताई अभी मौखिक रूप से, ये सारी घटनाएं हम किसमें पढ़ते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। जस्ट इसके बाद हमारा जो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है वो मध्यकालीन भारत का स्टार्ट हो जाता है। इस मध्यकालीन भारत का इतिहास में हम उन चीजों को पढ़ते हैं जब भारत पर अरबों ने और तुर्कों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। अरबी और तुर्कों आए थे, उन्होंने इस प्रकार भारत को लूटने का प्रयास किया और उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करना यहाँ पर स्थापित कर दिया, क्यों उनका मेन मोटो ही था कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना और वहां से जो संपन्नता है उसको लूट कर ले जाना अपने यहाँ। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में हम फिर सब पढ़ेंगे आक्रमण। इसी दौरान फिर जब अरबों और तुर्कों का आक्रमण खत्म हो जाते हैं, इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत पर कोई शासक बैठता है, दिल्ली सल्तनत की बात आ जाती है। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद हम आगे और बढ़ते हैं तो मुगल काल की बात आ जाती है। अब मुगल काल में ही अंग्रेजों का आक्रमण भी भारत पर आक्रमण बन जाता है। फिर अंग्रेज आ जाते हैं लूटने के लिए भारत को, फिर अंग्रेज लूटते हैं और एक लंबा टाइम पीरियड तक वो भारत पर शासन करते हैं। फिर हमारे कुछ क्रांतिकारी उनका विरोध करते हैं, और किस प्रकार विरोध करते हैं वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। और फिर विरोध होता है उनका, और एक बड़े पैमाने पे विरोध करते हैं, और फिर हम संघर्ष करते हैं। संघर्ष के दौरान फिर हम भारत को आजाद भारत बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सारी मैंने अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताई। इसी प्रकार पूरी पिक्चर चलेगी हिस्ट्री में, आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी, साथ साथ आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो एग्जाम में क्यों रखा गया है, तो इस बात का मैं समझता हूं कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में सब्जेक्ट क्यों रखा गया है। क्योंकि हम हर व्यक्ति जो वो हमारे भारत के इतिहास को जाने कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। तो ये सारे हम 3 फॉर्म में पढ़ते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पार्ट को, मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब हम इसको स्टार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, पहले हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, पर आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ की चीज समझ में नहीं आएंगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास तरफ लेके जाऊंगा। स्टोरी आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगी, क्यों मैंने वीडियो के स्टार्ट होने पे ही कह दिया था कि मैं आपको स्टोरी जो बताऊंगा वो बिल्कुल शॉर्ट नहीं बताऊंगा। टाइम कितना भी लगे, मैं आपको पूरी लॉन्ग स्टोरी बताऊंगा कि किस प्रकार कौन शासक की मृत्यु हुई और उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना। तो ये स्टोरी जो हमें बताएंगे हम आपको बिल्कुल एक डिटेल में बताएंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का स्टार्ट हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इससे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं।
और आधुनिक भारत से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इससे बहुत कम चांसेस रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनने के। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आधुनिक भारत की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें ही हम क्या पढ़ेंगे, संघर्ष काल। क्या पढ़ेंगे, संघर्ष काल, या हम कह सकते हैं संघर्ष युग। ठीक, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहता है, 1000 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, संघर्ष काल या फिर संघर्ष युग कहते हैं। किस टाइम पीरियड को, 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक को। तो आइए हम जानते हैं इस टाइम पीरियड में हुआ क्या, भारत पर अरबों ने और तुर्कों ने आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम उन अरबों और तुर्कों के आक्रमण को ही पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि हम आपको बताएं, इस प्रकार से हमारा इसको बिठा देता हूं। इस प्रकार से हमारा कुछ भारत था। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट हमारा पाकिस्तान कहलाता था। ठीक, और इस वाले पार्ट में हमारा बलूचिस्तान और ऊपर की तरफ इराक ईरान था। ठीक है, और इस वाले साइड हमारा क्या था, सऊदी अरब। ठीक है, तो ये जो पार्ट थे ये पाकिस्तान था, इधर हमारा सऊदी अरब था और इधर हमारा क्या था, बलूचिस्तान और इराक था। और जो अरबों ने और तुर्कों ने एंट्री मारी वो इस वाले पार्ट से मारी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था वो कहां पर हुआ था, यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, और यहाँ पर एक जगह है मुंबई, जिसको हम पहले बंबई के नाम से जानते थे। और बंबई में एक स्थान है जिसका नाम है थन्ना। क्या है, थन्ना। तो हम बात करते हैं, जब अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था तो उन्होंने जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था वो उन्होंने कब किया था, 636 ईसा पूर्व किया था। कब किया था, 636 ईसा पूर्व उनका अरबों का प्रथम आक्रमण उन्होंने कहाँ किया था, बंबई के थन्ना नामक स्थान पर। थन्ना पर उन्होंने आक्रमण करने का असंख्य प्रयास किए, फिर भी वो क्या रहे, असफल रहे। और उस टाइम बंबई के जो खलीफा थे या फिर हम कह सकते हैं बंबई के जो नवाब थे वो कौन थे, उमर। कौन थे, उमर। या फिर हम कह सकते हैं कि 636 ईसा पूर्व बंबई के शासक उमर के टाइम अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया और ये इनका आक्रमण कैसा रहा, असफल रहा। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, ये जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ पर ही हमारा क्या है, मकरान है। और इसके बाद ही पास में ही क्या है, देवल खाड़ी। ये सब कराची के आसपास के क्षेत्र हैं। और ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है इसमें हम इसको क्या कहते हैं, भड़ौच। क्या कहते हैं, भड़ौच। तो इसके बाद जब उन्होंने पहला आक्रमण किया 636 ईस्वी में, इसके बाद इनका जो दूसरा आक्रमण था वो उन्होंने देवल खाड़ी, भड़ौच और किस पर किया, मकरान पर किया। ठीक है, और इसके बाद 8वीं शताब्दी में, किसमें, 8वीं शताब्दी में, या हम कह सकते हैं 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, किसमें, 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। ठीक है, एक व्यक्ति आए जो कौन थे, अरबियन थे, जिनका नाम था इब्न उल अलहरी। क्या नाम था उनका, इब्न उल अलहरी वेटरी ने 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में मकरान के रास्ते होते हुए उन्होंने, ठीक है, किस पर, सिंध पर आक्रमण किया। और मकरान पर उन्होंने कैसा, अस्थायी कब्जा जमा लिया था। कैसा, अस्थायी कब्जा जमा लिया, जिस पर हुआ क्या, सिंध पर जो आक्रमण के द्वार थे वो क्या हो गए थे, खुल गए थे। यानी कि हम कह सकते हैं जब 8वीं शताब्दी में इब्न अलहरी वेटरी आए, उन्होंने मकरान के स्थल मार्ग से होते हुए सिंध पर आक्रमण किया और उन्होंने मकरान को अस्थायी कब्जा बना लिया था अपना। और इससे सिंध पर आक्रमण के द्वार पूर्णतः खुल गए थे। फिर हल्के हल्के क्या होता है, यही आक्रमण बढ़ते चले जाते हैं। फिर सिंध को कहीं ना कहीं अरबी या फिर तुर्की अपने उस पर अपना साम्राज्य क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद हुआ क्या, ये जो वाला पार्ट था सिंध, कौन सा, ये सिंध वाला पार्ट था। इस वाले सिंध वाले पार्ट के एक शासक थे जिनका नाम था दाहिर, और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था
जयपाल, क्या नाम था? जयपाल, ठीक है। किस वाले सिंध के शासक थे? कौन? एक दाहिर थे और उनका पुत्र था जयपाल, ठीक है। और इनके ही टाइम पीरियड में ईरान द्वारा भेजे गए दो व्यक्ति, जिसका नाम था क्या? बैडुल्ला, क्या नाम था? बैडुल्ला वाबुडेल, क्या नाम था? बैडुल्ला वाबुडेल ईरानी द्वारा भेजे गए दो व्यक्ति थे, ठीक है। उन्हें किसने हराया? दाहिर ने और उसके पुत्र जयपाल ने हराया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया, ठीक है। इसकी सारी बात कहाँ की रही? सिंध की, ठीक है। सिंध पर दो ईरानी भेजे गए थे, जिसका नाम था एक बैडुल्ला और एक का नाम था बुडेल। इसे किसने हराया? दाहिर ने और जयपाल ने हराया और इन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद होता क्या है, आप कहानी को बिल्कुल ऐसे ही सुनते जाइएगा, आपको कहानी में ट्विस्ट आएगा और समझने का पूरा मैं प्रयास करूंगा समझाने का आपके लिए। इसके बाद होता क्या है, फिर अरब के एक खलीफा थे, अरब के खलीफा थे, उनका नाम क्या था? अल-माजिद, क्या नाम था? अल-माजिद। अल-माजिद ने 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में मकरान के स्थल मार्ग से, ठीक है, मकरान के स्थल मार्ग से सिंध पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा? उन्होंने मोहम्मद कासिम को। किसने भेजा? मोहम्मद कासिम को भेजा, ठीक है। और मोहम्मद कासिम को भेजा, फिर उनके साथ जो मोहम्मद कासिम का जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ? क्योंकि सिंध के शासक कौन थे? दाहिर। दाहिर के साथ मोहम्मद कासिम का युद्ध हुआ और मोहम्मद कासिम ने दाहिर को पराजित कर दिया। इस प्रकार भारत का जो सिंध वाला जो क्षेत्र था उस पर अरबों का पूरा अधिकार बन चुका था हल्के हल्के। सारी किसकी? अरबों की बात रही। तो अरबों का जो आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य एक तो ये था कि उन्हें वो मुस्लिम धर्म का प्रचार करना था, दूसरा वहां की संपदा है, ठीक है, उसको लूटना था। तो ये बात रही किसके? अरबों के आक्रमण की। अब हम पढ़ते हैं किसके? तुर्कों के आक्रमण को। तो आपको मैंने बताया कि अरबों के आक्रमण में क्या क्या कहानी थी, आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। अब हम पढ़ेंगे तुर्कों के आक्रमण को और उसको हम पूरा एक कहानी के रूप में ही समझेंगे। तो पहले इसको मैं थोड़ा रिजर्व कर दूं। तो आइए अब हम देखते हैं तुर्कों का भारत पर आक्रमण। तुर्कों का भारत पर हम आक्रमण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ, जिस प्रकार अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध पर अपना हल्के हल्के अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। और इन्होंने का मैंने बताया जो अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो ये था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, साथ ही भारत की जो आर्थिक संपदा है उसको लूटना और अपना साम्राज्य का फैलाव करना, ये अरबों का मुख्य उद्देश्य था। और अरबों ने साथ ही वहां पर कुछ चीजें, जैसे कि हम बताएं, उन्होंने खजूर की खेती करना स्टार्ट कर दी थी और घोड़े पालना स्टार्ट कर दिए थे और उन्होंने जजिया कर भी लगाना सिंध पर हल्के हल्के स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिरहम नाम के सिक्के भी प्रचलित किए थे। किस पर? सिंध पर। क्यों था क्या उस टाइम? पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तो ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था ये भी भारत के अधीन था। तो इस प्रकार जो सिंध पर आक्रमण ही भारत पर आक्रमण बना था। किसका? अरबों का। ये सारी चीजें हमने पढ़ी किसमें? अरबों के आक्रमण है। अब हम देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों ने भी आक्रमण भारत पर किया और इसके बहुत सारे जो आक्रमणकारी यानी कि आक्रमणकारी आए वो उन्होंने इस प्रकार भारत में लूट मचा रखी थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि आप देखते हैं मोहम्मद गजनबी ने भारत को 17 बार लूटने का पूरा प्रयास किया। तो वो सारी कहानी हम तो तुर्कों के आक्रमण ही पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तुर्कों के आक्रमण में सबसे पहले जो व्यक्ति आया भारत पर आक्रमण करने के लिए, जो तुर्क था, उसका क्या नाम था? अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन नाम का एक व्यक्ति जो तुर्क था भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। और ये किस वंश का था? ये गजनबी वंश का था। किसका? गजनबी वंश का था। और इसे गजनबी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। या हम कह सकते हैं गजनबी वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी?
अल्पतगीन ने की थी। और ये किस वंश का था? गजनवी वंश का था। और इस गजनवी वंश को पहले हम किस वंश से जानते थे? यामिनी वंश से। किससे? यामिनी वंश से जाना जाता था। और यामिनी वंश था क्या? ये यामिनी वंश जो था वो ईरानों के शासकों की एक शाखा थी। क्या था यामिनी वंश? तो ईरानों के शासकों की एक शाखा थी। कौन सी? यामिनी वंश, जिसको हम किसके वंश के नाम से जानते हैं? गजनवी वंश के नाम से जानते हैं। और इसी वंश के नाम से कौन आया था? अल्पतगीन भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। जो कौन था? एक तुर्क था। कौन था? तुर्क था। और इसे इस वंश का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। अल्पतगीन की हम बात करें, इसने इस वंश का एक स्वतंत्र तुर्क राज्य स्थापित किया था। किसने किया था? तो अल्पतगीन ने किया था। तो अल्पतगीन से हम दो फैक्ट याद रखेंगे। एक क्या कि इसे गजनवी वंश का संस्थापक कहा जाता है। और गजनवी वंश को पहले यामिनी वंश के नाम से जाना जाता था। और यामिनी वंश था क्या? तो वह ईरानो शासकों की एक शाखा थी। दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि अल्पतगीन को इस वंश का स्वतंत्र तुर्क राज्य स्थापित करने वाला शासक कहा जाता है। तो ये दो पॉइंट हम किससे रखेंगे? अल्पतगीन से याद रखेंगे। इसके बाद इनका ही बेटा, ठीक, कहीं कहीं किताबों में इसका जिक्र क्या मिलता है कि अल्पतगीन का दामाद। क्या मिलता है? दामाद या फिर बेटा। ठीक है। तो क्योंकि अल्पतगीन की पुत्री थी तो उसने अपना विवाह किससे कर दिया था? सुबुक्तगीन से। सुबुक्तगीन से कर दिया था। क्योंकि अपने यहाँ जो रिश्तों का वो है कि दामाद को किसके समान मानते हैं? बेटा के समान मानते हैं। इसलिए कहीं कहीं पुस्तकों में बेटा दिया गया है और कहीं कहीं पुस्तकों में क्या दिया गया है? दामाद। जो किसका था? अल्पतगीन का था। या फिर हम कह सकते हैं अल्पतगीन का दामाद या बेटा कौन था? सुबुक्तगीन था। और इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक। ठीक है। अब आप कहेंगे कि पहले तो अल्पतगीन ने आक्रमण किया था, पर अल्पतगीन जो था वो गजनवी वंश का था। इसने आक्रमण नहीं किया था, इसने गजनवी वंश की स्थापना की थी। पर वट हुआ क्या कि जो अल्पतगीन का दामाद बेटा था सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। आक्रमण जो करा था वो किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। ठीक है। तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। और इसने 986 ईस्वी में, जो आपने पढ़ा था कि दाहिर का पुत्र था जयचंद, उस जयचंद को इसने हराया। किसने हराया? सुबुक्तगीन ने एक युद्ध के द्वारा हराकर उसको पराजित कर दिया था। किसको? सॉरी, लाइट चली गई है। अभी हम जैसी लाइट आएगी पुनः आपको हम फिर से मिलेंगे और मैं सुबुक्तगीन से ही अपनी बात स्टार्ट करूंगा। हाँ, तो दोबारा लाइट आ गई है और हम चीजों को फिर से वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम बात कर रहे थे किसकी? सुबुक्तगीन की। जो कौन था? अल्पतगीन का पुत्र या कौन था? दामाद था। तो हमने बताया आपको कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सुबुक्तगीन था। और इसने 986 ईस्वी में जयपाल के साथ संघर्ष किया और जयपाल को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। जयपाल कौन था? वो मैंने आपको बताया, जब अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था सिंध पर, तो दाहिर और उसके पुत्र जयपाल ने, ठीक है, ईरानी द्वारा जो भेजे गए व्यक्ति थे, एक का नाम बैडुल्लाह बुडेल था, उन्हें पराजित किया था। तो दाहिर का ही पुत्र कौन था? जयपाल। और इसे किसने हराया? तो सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में जयपाल के साथ इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के दौरान क्या हुआ? जयपाल को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है। तो ये वाली बात किससे रही? सुबुक्तगीन से। हम दो पॉइंट को याद रखेंगे। इसके बाद जो भारत पर आक्रमण करने आया वो कौन आया? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी आया। हम बात करें इनके टाइम पीरियड की, तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 998 ईसा पूर्व से 1030 ईसा पूर्व तक इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है।
तो महमूद गजनबी ने भारत पर जो आक्रमण किए वो 998 से 1030 ईसा पूर्व तक आक्रमण किए और महमूद गजनबी ने भारत को 17 बार बड़े बड़े 17 बार आक्रमण किए और 17 बार उसने लूटने का प्रयास किया, जिसमें कि आप जानते भी हैं और आपने सुना भी होगा कि इसने सोमनाथ में जो शिव जी का मंदिर था उस पर इसने बहुत बड़ी लूट की थी। ठीक है, तो हम 17 आक्रमण हैं इनको हम पढ़ेंगे, जो उसमें हाईलाइट है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से हम आक्रमणों को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो महमूद गजनबी कब आया? 998 से 1030 ईसा पूर्व आया। हम इससे बनने वाले जो फैक्ट हैं आइए पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो वो कौन था? महमूद गजनबी। ठीक है, और ये जो सुल्तान की उपाधि दी थी ये इसे किसने दी थी? तो ये उपाधि इसे बगदाद के खलीफा ने दी थी। किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने इसे ये उपाधि दी थी। किसको? महमूद गजनबी को। कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान की उपाधि थी। दूसरा फैक्ट इनसे ये बनता है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने किया? भारत पर किसने? महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया और यहां से इन्होंने बहुत सारी संपत्ति को लूटा जो कि अपने साम्राज्य स्थापित करके ले गया था। ठीक है, तो महमूद गजनबी की हम बात करें, इसके साथ एक जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो ये अपने साथ एक व्यक्ति लेकर आया और वो व्यक्ति कौन था? अरबी लेखक। कौन था? अरबी लेखक अल-बरूनी। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा, अल-बरूनी का नाम सुना होगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ आया? तो अरबी लेखक अल-बरूनी किसके साथ आया? महमूद गजनबी के साथ आया। जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था तो वह अरबी लेखक अल-बरूनी अपने साथ लेकर आया। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका अक्सर एग्जाम में जिक्र होता रहता है। इसका नाम है क्या? किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल ए हिंद। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है और ये बना भी है क्वेश्चन कई बार कि अल-बरूनी की पुस्तक का नाम बताइए। तो हम याद रखेंगे कि किताबुल ए हिंद किसकी पुस्तक है? अल-बरूनी की है। और ये किसका लेखक था? महमूद गजनबी का था, जो कि महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण के दौरान इससे अपने साथ भारत लेके आया था। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम आपको ये बता दें कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला अरबी कौन था? ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला अरबी बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे पहला अरबी लेखक कौन था? तो वो भी कौन था? अल-बरूनी था। इसने पुराणों का अध्ययन किया था। किसने? अल-बरूनी ने किया था। ठीक है, तो ये बात किससे रही? मोहम्मद गजनबी से। अब हम बात करें, हम बता रहे थे आपको कि इसने 17 बार आक्रमण किया, तो इसके हम जो 17 बार इन्होंने आक्रमण किया उसमें जो महत्वपूर्ण आक्रमण है तो आइए हम उनको तो जान लेते हैं, कम से कम वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका जो पहला आक्रमण हुआ था, 17 बार आक्रमण किए, आइए हम उनको पढ़ रहे हैं। तो इसने जो पहला आक्रमण किया वो 1000 ईस्वी में किया। दूसरा इसने जो आक्रमण किया था वो इसने 1009 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया? जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध किया? इसने जयपाल के विरुद्ध किया। और इस आक्रमण या फिर इस युद्ध को, जो लड़ाई हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पेशावर के युद्ध के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? तो पेशावर युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने जो दूसरा आक्रमण 1009 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध किया उसको हम पेशावर युद्ध के नाम से जानते हैं। वही जयपाल जिसको किसने? सुबस्तगीन ने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। पर उस टाइम उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। जब महमूद गजनबी दूसरा शासक आया और उसने जो 17 बार आक्रमण किए उसमें उसका जो दूसरा आक्रमण था वो जयपाल के ही विरुद्ध था। वही जयपाल जो किससे? सुबस्तगीन से हार गया था, उसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया और पेशावर का युद्ध हुआ। ठीक है, और उस पेशावर के युद्ध में, ठीक है, जयपाल को इसने पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसे बंदी बना लिया। किसको? जयपाल को। जब महमूद गजनबी ने
बंदी बना लिया और फिर कुछ टाइम बाद इसे महमूद गजनवी ने रिहा कर दिया। जब इसे रिहा कर दिया तो ये अपनी हार से इतना ज्यादा हतोत्साहित हो गया था, या फिर हम कह सकते हैं ये अपनी हार से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि इसने अपने प्राण आग में दे दिए। ठीक है, तो इस प्रकार जयपाल की क्या हो गई, डेथ हो गई। ये उसका महमूद गजनवी का क्या था, दूसरा आक्रमण था। हम बात करें इसके तीसरा आक्रमण की, तो इसने 1014 ईस्वी में जो तीसरा आक्रमण किया वो किस पे किया, इसने थानेश्वर पर। किस पे किया, थानेश्वर पर किया। और 1018 ईस्वी में इसने मथुरा व कन्नौज को लूटने का पूरा प्रयास किया। और इसके बाद जो इसके आक्रमण का जिक्र मिलता है वो कब मिलता है, 1025 में। 1025 में इसने काठियावाड़ तट, आपने सुना होगा, मैंने बताया था आपको, गुजरात का जो तट है उसे हम काठियावाड़ तट कहते हैं। और उस गुजरात के ही तट पर, ठीक है, सोमनाथ का मंदिर था स्थित। और उसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किस पर किया, सोमनाथ मंदिर पर। तो इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, जो कि गुजरात में स्थित था, उस पर इन्होंने आक्रमण किया। और वह मंदिर किसका था, शिव जी का था। इसने वहां से बहुत सारा सोना लूटा और वहां की जो मूर्तियां थी उनको ध्वस्त कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं शिव जी की मूर्ति को उसने ध्वस्त किया और वहां से अपार संपत्ति लूट के ले गया। इस प्रकार आप कहानी पढ़ते होंगे किताबों में भी। ठीक है, तो इसने जो आक्रमण किया, इसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है कौन सा, सोमनाथ मंदिर वाला। और उस टाइम जो यहाँ गुजरात के शासक थे वो कौन थे, भीम द्वितीय। कौन थे, भीम द्वितीय इसके शासक थे। तो कहाँ के, गुजरात के। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब महमूद गजनवी ने भारत पर सोमनाथ, या फिर कह सकते हैं 1025 ईस्वी में जो शिव मंदिर सोमनाथ मंदिर लूटा था, उस टाइम गुजरात के शासक कौन थे, तो कौन थे शासक, भीम द्वितीय थे। ठीक है, तो बिल्कुल हम इसको याद रखेंगे, कौन शासक थे, भीम द्वितीय थे। इसके बाद इसने जो आक्रमण किया वो कब किया, 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में इसने आगरा का भेरा दुर्ग, ठीक है, क्या, आगरा का भेरा दुर्ग इसने लूटा। और ठीक है, उसको लूटने के बाद ही संपत्ति बहुत सारी, ठीक, कहां ले गया, तुर्को ले गया। ठीक है, तो ये इसके रहे क्या आक्रमण, इसने कब आक्रमण किए। और फिर इसके बाद इसकी डेथ कब हो जाती है, तो इसकी डेथ 1030 ईस्वी में किसकी, महमूद गजनवी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये रहे इसके क्या 17 आक्रमण में से जो मेन महत्वपूर्ण आक्रमण थे वो मैंने आपको बता दिए। जैसे कि सोमनाथ वाला मंदिर वाला आक्रमण, इसने वहां से अपार संपत्ति लूटी। ठीक है, और इस प्रकार महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो अगला शासक आता है वो कौन आता है, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर कहीं कहीं उसका नाम शहाबुद्दीन गौरी या फिर मुजीबुद्दीन गौरी भी मिलता है। तो आइए हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगला नेक्स्ट तुर्क शासक आया वो कौन आया, मोहम्मद गौरी। तो एक बार पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, फिर आपको बताता हूं। मैं लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है, पुनः हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया कि महमूद गजनवी जो था उसने किस प्रकार भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी के बाद जो अगले आक्रमणकारी आए वो कौन आया, जिसका हमने आपको नाम बताया, मोहम्मद गौरी। इसका जो पूरा नाम था वो क्या नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, या फिर मुजीबुद्दीन मोहम्मद गौरी के भी नाम से जानते थे। तो आइए हम इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताते हैं। पहले हम बात करें ये किस वंश के थे, तो ये सहसनी वंश के थे। किसके थे, सहसनी वंश के थे। ठीक है, और इसको ही हम किस वंश के नाम से जानते थे, गौर वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी वंश के आधार पर इनका नाम गौरी पड़ा, जिसे हम मोहम्मद गौरी भी कहते हैं। और इनके पूरे नाम है वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए। तो इनका गौरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये गौर वंश या फिर सहसनी वंश के थे। ठीक है, दूसरी बात इनसे हम आपको बताएं, भारत पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला तुर्क शासक। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत पर जो मुस्लिम धर्म
या फिर साम्राज्य था उसको स्थापित सर्वप्रथम किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी ने किया था। इसलिए इसको भारत पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला तुर्क शासक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। और मोहम्मद गौरी ने, हमने आपको बताया था, इसने 12वीं शताब्दी पर भारत पर आक्रमण किए। हम बात करें इसके आक्रमणों की, तो इसने जो पहला आक्रमण किया था वो कब किया था? 1175 ईस्वी में इसने पहला आक्रमण भारत पर किया। और वो कहां पर किया? मुल्तान पर। कहां पर किया? मुल्तान, जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, उस पर इसने आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण इसका जो मिलता है वो 1178 ईस्वी में कहां पर मिलता है? गुजरात में। कहां पर मिलता है? गुजरात में मिलता है। ठीक है, हम बात करें पहले आक्रमण जो इसने 1175 ईस्वी में कहां पर किया? मुल्तान पे किया। और आपसे ये भी पूछ सकता है ये जो मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था, इसने किस दर्रे से होकर किया था? तो गोमल दर्रे से होकर इसने ये आक्रमण किया था। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान पर। और किस दर्रे से? गोमल दर्रे से। दूसरा आक्रमण इसका कब था? 1178 ईस्वी में था। और इसने किस पर किया? गुजरात पर किया। और गुजरात पर इसने आक्रमण किया। और उस दौरान गुजरात के, मैंने आपको बताए थे, जब किसने? महमूद गजनवी ने जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसका मैंने आपको शासक बताया था। कौन था? भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय था। और उसे हम कविराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। किसको? भीम द्वितीय को। तो जब 1178 में कौन? मोहम्मद गौरी आया। जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, तो किसने? भीम द्वितीय ने आबू के पहाड़ से, किसके? आबू के पहाड़ से, या फिर हम कह सकते हैं आबू की पहाड़ी से, ठीक है, किसका संघर्ष? किससे संघर्ष किया? मोहम्मद गौरी से। किसने किया? भीम द्वितीय ने किया। ठीक है, और इस संघर्ष किया। और इस दौरान इसे किसको? मोहम्मद गौरी को हरा दिया। किसने हराया? भीम द्वितीय ने हराया। देखिएगा आप कहानी को ट्विस्ट देखिएगा कि सबसे पहले जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था किस पर? सोमनाथ मंदिर पर, तो भीम द्वितीय हार गया। इसके बाद जब मोहम्मद गौरी आया तो उसने सोचा आप बेटा तुम आओ, ठीक है, एक तो चला गया कोई बात नहीं है, तुम दूसरे आओ। जब कौन आया? मोहम्मद गौरी आया। और इसने इस पर गुजरात पर आक्रमण किया। तो आबू के पहाड़ से होते हुए किसने? भीम द्वितीय ने ही, उस व्यक्ति ने ही जो शासक था किसका? गुजरात का, सोमनाथ मंदिर के टाइम, उसने आबू के पहाड़ से होते हुए किससे हराया? मोहम्मद गौरी को हराया। और ये मोहम्मद गौरी की क्या थी? पहली हार। क्या थी? पहली हार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद गौरी की भारत पहली हार कब हुई? तो कब हुई? वो 1178 ईस्वी में गुजरात वाले आक्रमण पर। किसने हराया? तो किसने हराया? तो मैंने आपको बताया था कौन था वो? भीम द्वितीय, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? कविराज द्वितीय के नाम से जानते हैं। तो कविराज द्वितीय ने किसको हराया? मोहम्मद गौरी को हराया। तो इस बात को हम याद रखेंगे। इसके बाद जो इनका अगला आक्रमण का जिक्र मिलता है वो कब मिलता है? 1185 ईस्वी में। 1185 ईस्वी में इन्होंने किसको जीता? पेशावर को जीता। और 1100 सॉरी यहां पर इन्होंने 1189 ईस्वी में किसको जीता? पेशावर को जीता। सॉरी यहाँ पर डेट थोड़ी चेक कर लेंगे। 1189 ईस्वी में इन्होंने पेशावर को जीता। और 1185 ईस्वी में किसने? इसने सियालकोट पर आक्रमण किया। किस पर किया? सियालकोट पर आक्रमण किया। और 1186 ईस्वी में इसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। ठीक है, तो ये इसके कुछ आक्रमण रहे, वो मैंने आपको बताया। इसने यहाँ पर डेट थोड़ी सही कर लेंगे। 1179 ईस्वी में इसने पेशावर को जीता। और 1185 ईस्वी में इसने सियालकोट को जीता। और 1186 ईस्वी में इसने संपूर्ण पंजाब को क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। इसके बाद इसका जो संघर्ष हुआ वो तराइन का संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि 1191 में हुआ। तो आइए हम उसको भी जानते हैं। इससे पहले मैं आपको डेट बता दूं, जिस टाइम 1175 की बात हो रही थी, उस टाइम जब मुल्तान पर इसने आक्रमण किया था, किसने? मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था मुल्तान पर, उस टाइम अजमेर में, कहां पर? अजमेर में। एक बार थोड़ा सा मैं इसको साफ कर दूं।
1174 के टाइम, मैंने आपको बताया जब 1174 के टाइम मोहम्मद गौरी ने जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो उस टाइम अजमेर के शासक जो बने थे वो कौन बने थे? पृथ्वीराज तृतीय। कौन बने थे? पृथ्वीराज तृतीय बने थे। या फिर इनका जो जिक्र है वो इस तरीके से मिलता है कि 1174 ईस्वी में के टाइम जो अजमेर की गद्दी पर बैठने वाला जो नवयुवक जो था, जिसकी उम्र कितनी थी? 14 वर्ष थी। वो कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय। अजमेर की गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? पृथ्वीराज तृतीय बैठे। और जो कब बैठे थे? तो 1174 बैठे। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी पर बैठ जाते हैं और वह शासन करने लगते हैं। इसके बाद इन्होंने 1179 में कौन आता है? वो कौन? जो नवयुवक पृथ्वीराज तृतीय बैठा था गद्दी पर 1189 ईस्वी में, ये बुंदेलखंड क्षेत्र पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। कौन करते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। कब किया इन्होंने? 1189 ईस्वी में बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया और इनका संघर्ष, ठीक है, किन के साथ हुआ? तो चंदेलों के साथ हुआ। किन के साथ हुआ? चंदेलों के साथ इनका संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो महोबा की लड़ाई के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? महोबा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1189 ईस्वी में बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण किया। किसने किया? पृथ्वीराज तृतीय ने किया, जो कि नवयुवक बालक था 14 वर्ष का, और वो कहाँ बैठा था? अजमेर की गद्दी पे बैठा था। और उसको महोबा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और जो विपक्ष में जो थे वो कौन थे? चंदेलों की सेना थी और इन्होंने चंदेलों को हरा दिया। ठीक है, महोबा की लड़ाई की रक्षा करते हुए, ठीक है, कौन? 2 व्यक्ति जो थे वो क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनका आपने नाम सुना होगा। इनका नाम था आला और दूसरे भाई का नाम था क्या? आला और उदल। ठीक है, आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। आला और उदल ये 2 भाई थे। ये किसमें? महोबा की लड़ाई में मारे गए थे, जो कि चंदेलों की रक्षा करते हुए मारे गए। ठीक है, तो आला और उदल 2 भाई थे जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्हें हम लोक नायक के रूप में भी जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि आला उदल उन्होंने कब वीर गति प्राप्त की? तो कब की इन्होंने? 1189 ईस्वी में महोबा की लड़ाई में। ठीक है, हम बात करते हैं कि महमूद गजनवी, उधर जो मोहम्मद गौरी था, उधर कौन था? मोहम्मद गौरी था। वो तराइन के युद्ध के लिए, ठीक है, तराइन के युद्ध के लिए आता है और वह तराइन वाला क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। और इधर कौन? पृथ्वीराज तृतीय, ये भी उस वाले क्षेत्र के लिए संघर्ष करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अब तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में था क्या? एक स्थान था जिसका नाम था तवर हिंद। क्या नाम था? तवर हिंद, या फिर हम इसको सरहिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको भटांडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? भटांडा के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो तरहिंद या फिर सरहिंद या फिर भटांडा या फिर हम कह सकते हैं संपूर्ण पंजाब, यहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ। और इस पर कौन? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, इस वाले क्षेत्र को लेकर ही इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ था। तो ये जो पहली लड़ाई पृथ्वीराज किसके बीच हुई थी? पृथ्वीराज के बीच, और किसके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी के बीच। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1191 के बीच हुई थी। किस क्षेत्र को लेकर विवाद था? तो किसको था? तवर हिंद, सरहिंद को या फिर भटांडा को लेकर विवाद था। दूसरी बात, किन दो शासकों के बीच हुई? तो पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुई। और किसके बीच हुई? मोहम्मद गौरी के बीच हुई। इस लड़ाई में क्या होता है कि जो पृथ्वीराज तृतीय से ये क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इसमें क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। और इसके कुछ टाइम बाद फिर तराइन की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी दोबारा फिर से संघर्ष करता है। और उस लड़ाई को क्या जानते हैं? तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर हम कह सकते हैं तराइन का सेकेंड युद्ध, या फिर द्वितीय युद्ध कह सकते हैं। जो कब हुआ था?
1992 में हुआ, वो सॉरी 1192 में हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में भी किसके बीच संघर्ष होता है? पृथ्वीराज तृतीय के बीच और किसके? मोहम्मद गौरी के बीच। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, अभी लाइट की प्रॉब्लम्स आ गई थी, आज कई बार लाइट जा चुकी है, तो हम चीज़ों को फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। समस्याएं कितनी भी आए पर हमें समस्याओं से लड़ना चाहिए, तो इसी प्रकार अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। था क्या, हम बात कर रहे थे तराइन की द्वितीय युद्ध की। तो ये कब हुआ था? तो 1192 में हुआ। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। और इसमें मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित कर दिया? पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया। और इसने दिल्ली और अजमेर पर, अजमेर के कौन शासक थे? पृथ्वीराज तृतीय थे, तो इन दोनों स्थान पर इसने अपना शासन जमा लिया। और इसने जो मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी वो इन दोनों जगह भी रखी थी। और इसलिए इसे किसको? गौरी को मुस्लिम धर्म का क्या कहते हैं? भारत पर तुर्क मुस्लिम धर्म स्थापित करने वाला पहला तुर्क शासक कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। तो इस प्रकार इसने मुस्लिम धर्म का या फिर मुस्लिम साम्राज्य का इसने विस्तार किया। किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद ये कहाँ चला जाता है? इसका एक विश्वसनीय गुलाम था, जिसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर हम इसको ऐबक के नाम से भी जानते हैं। ये अपना जो राजकाज था दिल्ली और अजमेर का, वो किससे देकर चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अपने गृह प्रस्थान हो जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक, इसके बाद जो जिक्र मिलता है वो 1194 ईस्वी का मिलता है। 1194 ईस्वी में कहां पर? चंदावर का युद्ध होता है। किसका युद्ध? चंदावर का युद्ध। और ये कहां पर होता है? कन्नौज में। कहां पर होता है? चंदावर का युद्ध कहां पर होता है? कन्नौज में होता है। और इस कन्नौज के युद्ध में, ठीक है, जो जयचंद थे, जयचंद का किससे संघर्ष होता है? मोहम्मद गौरी से। किससे संघर्ष होता है? जयचंद का मोहम्मद गौरी के साथ संघर्ष होता है। जब वो 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद अपना राजकाट देकर, किसको देकर? कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अपने गृह प्रस्थान हो जाता है। इसके बाद ये दोबारा भारत में फिर आता है। वो कब आता है? 1194 ईस्वी में आता है। और जयचंद से किस पर? कन्नौज पर चढ़ाई करता है। और कन्नौज पर चढ़ाई करने के बाद, ठीक है, किसको? जयचंद को हरा देता है। कौन हराता है? मोहम्मद गौरी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंदावर का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो किसके बीच हुआ था? एक तो जयचंद, कन्नौज के शासक थे, कौन? जयचंद थे, उनके बीच। और किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी के बीच। इसमें विजय कौन हुआ? तो कौन हुआ? मोहम्मद गौरी हुआ। ठीक है, तो इस वाली बात को हम याद रखेंगे। इसके बाद ये जब चंदावर के युद्ध के बाद ये अपना सब जितना भी वास्तविक जो साम्राज्य था, किसका? गौरी का था, जिसको भारत पर इसने कब्जा कर रखा था, उस साम्राज्य का नेतृत्व है चूंकि सौंप पर चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर जब घर जा रहा होता है तो दमकल नामक स्थान पर किसकी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और ये कब होती है इसकी? तो इसकी मृत्यु कब होती है? 1206 ईस्वी में। कब होती है? 1206 ईस्वी में किसकी? गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को हम याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि गौरी की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो कब बता देंगे हम? 13 अप्रैल। कब हुई? 13 अप्रैल को हुई। ठीक है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ सकता है आपसे, अगर पूछेगा तो 13 अप्रैल 1206 को उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। किस स्थान पर? दमकल नामक स्थान पर। ठीक है, फिर इसके बाद वहां का शासक बनता है, कौन बनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। और यही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किसकी? गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है, क्योंकि ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। तो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला पहला गुलाम कौन कहलाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कहलाता है। इस प्रकार दिल्ली साम्राज्य की नींव रखी जाती है, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई आज, वो सारी चीजें किस संबंधित थी? जब भारत पर आक्रमण होना शुरू हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया, फिर किसने आक्रमण किया? तुर्कों ने आक्रमण किया। और तुर्कों आक्रमण का मैंने पूरा आपको कहानी को बताया कि पहले कौन? अलबर्गिन आया, फिर उस वक्त गिन आया, फिर महमूद गजनवी आया जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गौरी आया, और मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार तराइन की लड़ाई लड़ी। ठीक है, और तराइन की लड़ाइयों से मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं, याद आ गया। ठीक है, वो क्या है? आपसे हो सकता है कि तराइन की लड़ाइयों का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो तराइन की लड़ाइयों का जिक्र एक पुस्तक का नाम है, जिसका क्या नाम है?
मिनहाज उस सिराज, क्या नाम है? मिनहाज उस सिराज नामक पुस्तक में मिलता है किसका जिक्र? तराइन की लड़ाइयों का। तो इसको हम याद रखेंगे। आपसे पुस्तक पूछ सकता है कि तराइन की लड़ाइयों का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो मिनहाज उस सिराज नामक पुस्तक मिलता है। तो मोहम्मद गौरी ने तराइन की लड़ाइयां लड़ी और उसमें फिर उसने अजमेर और किसका, दिल्ली पर अपना मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी और इसलिए इसे मुस्लिम साम्राज्य का स्थापित करने वाला पहला तुर्क शासक कहा जाता है। फिर ये अपना राजकाट किस प्रकार मोहम्मद उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को दे जाता है और कुतुबुद्दीन पहले गुलाम वंश का संस्थापक बनता है, ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक भी कहलाया जाता है। तो इस प्रकार हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे वो दिल्ली सल्तनत जो कि गुलाम वंश से स्टार्ट होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत और अजमेर का संस्थापक, वो जो साम्राज्य का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसलिए पहला शासक वही बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, कहानी को किस तरह पूरा किया गया है। तो इस प्रकार हम एक पूरी कहानी कवर कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमने उनको कवर किया और साथ ही हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, कुमार संदीप के साथ बने रहिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जर्नी पर बने रहिए। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं।